आइए आज हम बात करते हैं एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम की। तो देखिए एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम, इसको हम अपला भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से इसको अपला भी बोलते हैं। तो ये एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम क्या होता है कि देखिए फास्फोलिपिड होती है हमारी बॉडी में ना, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। तो ये पता चला कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो देखिए क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और मोस्ट कॉमनली इन एसएलई। तो एसएलई में मोस्ट कॉमनली हमको एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो पता चला कि 9:1 जब हम रेशियो की बात किए थे एसएलई में, कि एसएलई में हमको फीमेल टू मेल का जो रेशियो होता है 9:1 देखने को मिलता है। तो एंटी फास्फोलिपिड भी मोस्टली हमको फीमेल में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। पहली बात ये हुई। और देखिए इसी वजह से ना एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम जो होता है, देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन। तो इसके एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन अगर कोई है तो ये एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम या एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी है, ठीक है। तो ये चीज हम बता दिए। अब यहाँ पे देखिए इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। यहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए पहले बताएं कि यहाँ पे ल्यूपस एंटीकोगुलेंट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से देखिए एंटी कार्डियोलिपिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि आईजीएम या आईजीजी होता है, या इसी तरीके से एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन आई एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, और ये भी आईजीएम या आईजीजी हो सकती है, ठीक है। तो ये 3 एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे और क्या होता है, देखिए यहाँ पे डायग्नोसिस कैसे की जाती है बताया जा रहा है, हम इसको और अच्छे से एलिब्रेट करेंगे। तो देखिए डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन क्लिनिकल क्राइटेरिया। तो क्लिनिकल क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको हम डायग्नोस करते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री के बेसिस पे इसको हम डायग्नोस करेंगे, चाहे वो थ्रोम्बोसिस आर्टेरियल हो या वेनस, या इसी तरीके से हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन के बेस पे इसको हम डायग्नोस करते हैं। और क्या है, अलोंग विद लेबोरेटरी फाइंडिंग, और इसके साथ साथ हम लेबोरेटरी फाइंडिंग को भी देखते हैं। तो लेबोरेटरी फाइंडिंग में क्या मिलता है कि ल्यूपस एंटीकोगुलेंट या तो मिलेगा, या तो एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी मिलेंगी, या तो बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन मिलेंगी, ठीक है, एंटीबॉडी। तो ये सब हमको मिलेंगी। तो ये होता है यहाँ पे, देखिए शॉर्ट में बता दिएगा। अब इस बेसिस पे कैसे डायग्नोस करते हैं ना, तो देखिए हम डायग्नोसिस का पूरा बता दे रहे हैं। तो इसको एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड सेप्रो क्राइटेरिया, और इसी को हम सिडनी क्राइटेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस सिडनी क्राइटेरिया में इसी को चेक करते हैं, और कैसे चेक करते हैं बस हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्लिनिकल डायग्नोसिस ये होती है, और लैब डायग्नोसिस हम नीचे बताएं कि क्लिनिकल डायग्नोसिस और लैब डायग्नोसिस दोनों के बेसिस पे इसको डायग्नोस करते हैं। तो देखिए क्लिनिकल डायग्नोसिस हम किस पे करते हैं, तो क्राइटेरिया क्या है क्लिनिकल डायग्नोसिस का। तो देखिए क्लिनिकल में क्या है कि एक से ज्यादा एपिसोड ऑफ थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो 1 या मोर देन 1 एपिसोड ऑफ थ्रोम्बोसिस होगी, या इसी तरीके से 3 और मोर देन फ्री फीटल लॉस एट लेस देन 10 वीक, 10 हफ्ते से कम में 3 या 3 से ज्यादा फीटल लॉस हमको देखने को मिलेगा, या इसी तरीके से 10 हफ्ते के बाद भी हमको एक फीटल लॉस देखने को मिले, तब भी हमारा क्लिनिकल क्राइटेरिया होगा। या इसी तरीके से मोर देन 1 प्री टर्म डिलीवरी बिफोर 32 वीक, ठीक है। तो 32 वीक से पहले एक प्री टर्म की डिलीवरी हो। तो देखिए ये 4 क्लिनिकल क्राइटेरिया है, इन 4 में से कोई एक परसेंट हो, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए ये लैब क्राइटेरिया है। तो लैब डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं कि एनी वन ऑफ 3 एंटीबॉडी पॉजिटिव। तो देखिए ये 3 एंटीबॉडीज हैं। ये 3 एंटीबॉडीज हम क्या बात की ना कि ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, इसी तरीके से एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, और इसी तरीके से एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन। तो इन 3 में से कोई एक पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे लैब डायग्नोसिस पॉजिटिव है। तो लैब में से एक मिल जाए और एक इस क्लिनिकल 4 में से मिल जाए, तो हम यहाँ पे एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी या एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। तो एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम का ये क्राइटेरिया है, इसको हम सिडनी क्राइटेरिया या मॉडिफाइड सेप्रो क्राइटेरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम बताना चाह रहे थे, और यहाँ पे देखिए यही बताया गया था, लेकिन यहाँ पे बस शॉर्ट में बता दिया गया था। हम पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे इसको हम डायग्नोस करते हैं, क्योंकि इसी क्लिनिकल और लेबोरेटरी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद फिर देखिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज और हम बताएं कि अभी इसमें ना रिसेंटली इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, और वहां पे जो रिसेंटली मॉडिफिकेशन हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक अपला, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिक अपला में मॉडिफिकेशन हुआ है, जहां पे क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन हमको उसमें नहीं जाना, ये ऑब्स्टेट्रिक का अलग टॉपिक है। हम ओवरऑल बात करें तो जो अभी तक फॉलो किया जाता है यही सिडनी क्राइटेरिया या मॉडिफाइड सेप्रो क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, और ये यही होता है, ठीक है। तो हम इसी वजह से इसको बता दिए, यहाँ पे भी यही बताया गया था, तो इसको हम यहाँ बता दिए, और ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक। तो ये चीज हुई। और यहाँ पे देखिए फिर क्या होता है क्या कि एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज कैन कॉज फॉल्स पॉजिटिव वीडीआरएल या आरपीआर। तो हम देखिए सिफिलिस के टॉपिक में बात किए थे कि सिफिलिस हम डायग्नोस कैसे करते हैं। तो सिफिलिस में स्क्रीनिंग के लिए वीडीआरएल या आरपीआर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वीडीआरएल या आरपीआर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक भी यहाँ पे होता है, स्पेसिफिक महंगा होता है, स्पेसिफिक हम नहीं करते। आप सिफिलिस में देखिएगा हम वीडीआरएल पे अलग से बात की है, बस यहाँ पे हल्का सा बता दे रहे हैं कि वीडीआरएल और आरपीआर ये सस्ता होता है, इस वजह से स्क्रीनिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमको फॉल्स पॉजिटिव देखने को मिलता है बहुत सारी कंडीशन में, ठीक। तो देखिए फॉल्स पॉजिटिव किसमें किसमें देखने को मिलता है, देखिए वहां से यहाँ पे इसको पुट किए, और देखिए यहाँ पे क्या फॉल्स पॉजिटिव वीडीआरएल हमको देखने को मिलता है इसी
कंडीशंस में है, जिसको इसी से हम याद भी रखेंगे। तो पॉजिटिव वीडियारल, देखिए पी से हो गया हमारा प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में भी फॉल्स पॉजिटिव देखने को मिलता है, वायरल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, ड्रग्स में देखने को मिलता है, और रूमेटिक फीवर में देखने को मिलता है, और ल्यूपस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ल्यूपस में एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी होती है, और एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी फॉल्स वीडियारल पॉजिटिव रिजल्ट शो करती है। ठीक है, तो यही हमें बताया गया कि एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी कैन कॉज फॉल्स पॉजिटिव वीडियारल या आरपीआर। तो सिफिलिस के लिए इसको हम स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, इस वजह से हम वहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट भी करते हैं, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बस यहाँ पे हम बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए क्या है कि यहाँ पे जो ये लूपस एंटीकोगुलेंट बनता है ना, ये देखिए लूपस एंटीकोगुलेंट कैन कॉज प्रोलॉन्ग पीटीटी दैट इज नॉट करेक्टेड बाय एडिशन ऑफ नॉर्मल प्लेटलेट फ्री प्लाज्मा। तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि जब प्रोलॉन्ग पीटीटी होता है ना, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, करेक्शन के लिए नॉर्मल प्लेटलेट फ्री प्लाज्मा ऐड करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्लेटलेट फ्री प्लाज्मा ऐड करते हैं, और यहाँ पे जो कोगुलेशन फैक्टर इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे के ये कम हुए थे, ये जो होते हैं ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इस वजह से इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे में प्रॉब्लम की वजह से जो हमको पीटीटी देखने को मिल रहा था ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ल्यूपस की वजह से अगर हमको पीटीटी देखने को मिला ना, प्रोलॉन्ग पीटीटी, तो क्या होगा कि जब हम प्लेटलेट फ्री प्लाज्मा मिलाएंगे ना, तब भी हमको करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ, इस वजह से यहाँ पे हमको प्लेटलेट फ्री प्लाज्मा देने का कोई फायदा नहीं होता। तो यही यहाँ पे बताया गया कि ल्यूपस एंटीकोगुलेंट कैन कॉज प्रोलॉन्ग पीटीटी दैट इज नॉट करेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ नॉर्मल प्लेटलेट फ्री प्लाज्मा। तो पहले क्या कि ल्यूपस एंटीकोगुलेंट की वजह से हमको प्रोलॉन्ग पीटीटी देखने को मिलेगा, यानी इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे जो होंगे ये अफेक्ट हो जाएंगे, और इसको अगर करेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम फ्री प्लेटलेट प्लाज्मा कर देते हैं, तब भी हमको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, वैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब हमको प्रोलॉन्ग पीटीटी देखने को मिलता है तो हम प्लेटलेट फ्री प्लाज्मा ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हमको बहुत फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोगुलेशन फैक्टर है ये अपना काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोगुलेशन फैक्टर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद नहीं होता, ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का कंप्लीट हुआ, और इसमें बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज है, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और एसएलई की वजह से देखने को मिलती है, इस वजह से फीमेल में ज्यादा कॉमन देखने को मिलेगी, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन ये हमारा अपला ही है, या एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। और यहाँ पे हम डायग्नोसिस का बताएं कि मॉडिफाइड सेप्रो क्राइटेरिया या सिडनी क्राइटेरिया का इस्तेमाल हम करते हैं, और यहाँ पे एक क्लिनिकल और एक लैब डायग्नोसिस का प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, यानी क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या है, और लैब क्राइटेरिया क्या है, ये भी हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है, और हाँ फिर ये ट्रीटमेंट हमारा छूट गया था, तो देखिए ट्रीटमेंट में यहाँ पे हम सिस्टमिक एंटीकोगुलेशन देते हैं। ठीक है, तो ये भी हम बता दें आपको। देखिए सिस्टमिक एंटीकोगुलेंट में अगर थ्रोम्बोटिक इवेंट या इसी तरीके से प्रेगनेंसी लॉस की कोई हिस्ट्री है, तो यहाँ पे हम लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, इसके साथ साथ एस्प्रिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रीटमेंट होता है। और अगर ये दोनों में से कोई हिस्ट्री नहीं प्रेजेंट है, नॉर्मल हमको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसको हम एपीएस बोलते हैं। ठीक है, एपीएस अपना तो एंटीबॉडी को बोलते हैं, एपीएस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म हो रहा है एपीएस। तो एपीएस अगर हमको देखने को मिल रहा है और उसमें ये दोनों हिस्ट्री नहीं देखने को मिल रही है, यानी थ्रोम्बोटिक इवेंट भी नहीं और प्रेगनेंसी लॉस भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ हम क्या करेंगे, एस्पिरिन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एस्पिरिन खाली देंगे। यानी पता चला कि अगर प्रेगनेंसी लॉस या थ्रोम्बोटिक इवेंट है तो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन मिलाना जरूरी है, और अगर ऐसा कुछ नहीं तो हम सिर्फ एस्पिरिन देते हैं। और यहाँ पे एक चीज और हम एक्स्ट्रा बता दें कि देखिए जब हम देते हैं एंटीकोगुलेंट ना, और अगर यहाँ पे इंट्रापार्टम पीरियड आ जाती है, तो यहाँ पे हम जो है एंटीकोगुलेंट को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, और फिर शुरू कब करते हैं, तो देखिए अगर वेजाइनल डिलीवरी हो रही है तो वेजाइनल डिलीवरी में 6 घंटे बाद हम दोबारा एंटीकोगुलेंट का स्टार्ट कर देते हैं, और अगर हमको सी सेक्शन करना पड़ रहा है तो सी सेक्शन में हम 12 घंटे बाद दोबारा एंटीकोगुलेंट का स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आया, तो इसको भी हम बता दिए कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट का पूरा आपको पूरी बता दिए कि अगर ये दोनों इवेंट है तो यहाँ पे हम लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन और एस्पिरिन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये दोनों इवेंट नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ एपीएस हमको देखने को मिला, तो यहाँ पे हम एस्पिरिन का खाली इस्तेमाल करेंगे। और अगर इंट्रापार्टम पीरियड आ रही है तो यहाँ पे हम एंटीकोगुलेंट को स्टॉप कर देंगे, और शुरू कब करेंगे कि वजाइनल डिलीवरी के 6 घंटे के बाद शुरू कर देंगे, और सी सेक्शन के 12 घंटे बाद शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीजें हुई। और यहाँ पे फिर देखिए ये चीज तो बताया गया कि वीडीआरएल या आरपीआर टेस्ट ये हमको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन ये फॉल्स पॉजिटिव होता है, और फॉल्स पॉजिटिव किन कंडीशन में देखने को मिलता है यहाँ पे देखिए हम ये भी बता दिए। और यहाँ पे एक चीज और बताया गया कि ल्यूपस एंटीकोगुलेंट की वजह से हमको प्रोलॉन्ग पीटीटी देखने को मिलता है, और ये प्रोलॉन्ग पीटीटी जो होता है फ्री प्लेटलेट प्लाज्मा ऐड करने से भी सही नहीं होता है, जबकि नॉर्मली अगर पीटीटी प्रोलॉन्ग हो रहा है तो हम फ्री प्लेटलेट प्लाज्मा ऐड करते हैं तो सही हो जाता है। पूरा मैकेनिज्म बता दिए क्यों। ठीक।